हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th में करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में जर्नल का पार्ट 1। जर्नल से पहले कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमने ऑलरेडी क्लास 12th में वॉल्यूम 1 में काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पर, लेकिन कुछ 11th क्लास के बच्चों ने भी बोला कि मैम खाली 12th का नहीं, आप 11th का भी कुछ पार्ट डालिए जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। डियर पार्ट 1 जर्नल में मैं आपको स्टार्टिंग से जर्नल चैप्टर के बारे में बताऊंगी। जर्नल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए, क्योंकि अगर बच्चे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं या लेजर पोस्टिंग करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, कुछ भी वो करेंगे तो सबसे प्राइमरी एंट्री जो होती है वो हमारी जर्नल से ही शुरू होती है, राइट। तो जर्नल से पहले भी कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और हम उसको किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जब हमें पता लग जाता है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और रिकॉर्डिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जर्नल फॉर्म में जाना होगा। उसके लिए हमें जर्नल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ट्रांजैक्शन कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन बेसिकली हमारे लेन देन होते हैं, जो बिजनेस लेन देन करती है, परचेज करती है, सेल करती है कंपनीज के साथ, जो भी वो ट्रांजैक्शंस करती हैं। एंड वो ट्रांजैक्शंस हमें पता कैसे लगता है, हमें पता लगता है जब हम कोई चीज़ परचेज या सेल करते हैं तो हमें जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं उन अकाउंटिंग वाउचर्स से, क्योंकि अकाउंटिंग वाउचर्स हमारे लिए एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे कोई इनवॉइस है, परचेज बिल है, कैश मेमो है, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। और इन सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हमें पता लगता है कि हमारी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। क्योंकि देखो ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, नंबरल ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, तो उन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस ऑर्डर में उनको पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट। तो आप स्क्रीन पर देखो, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल क्या है, एक प्राइमरी एंट्री की बुक है, एक ओरिजिनल एंट्री की बुक है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। और ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, दैट इज कैश मेमो, इनवॉइसेस एंड परचेज बिल्स। बात समझ में आ रही है। जर्नल क्या है, ये बहुत ही प्राइमरी और प्रिमिटिव स्टेप होता है किसी भी कंपनी की स्टार्टिंग अकाउंटिंग करने के लिए। हमें सबसे पहले हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है, और रिकॉर्ड करने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस पता होनी चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी रिकॉर्डिंग होती है, और उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट रूल जो होता है वो अप्लाई किया जाता है हर एक ट्रांजैक्शन में, जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और जब ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाते हैं, देन उसके बाद उसको पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट में। और जर्नल और लेजर दोनों ही बहुत असेंशियल होते हैं कंपनी की पूरी अकाउंटिंग करने के लिए। जिस तरीके से हम जर्नल को प्राइमरी एंट्री ऑफ बुक या ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक कहते हैं, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं। बात क्लियर हो रही है, चीज क्लियर हो रही है आपको, राइट। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाई? बिकॉज ऑल दी ऑल दी ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट। क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है, आप सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही यहीं से करते हो। बात समझ में आ रही बच्चे। इसका मतलब कि जब हमने कोई चीज़ मार्केट में जाके खरीदी या बेची, उसके जो इन्वॉइसेस हैं, उन इन्वॉइसेस से हमें पता लगता है कि हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई हैं। और जब हम उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको जर्नल की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसीलिए इसको प्राइमरी एंट्री बुक या ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहा जाता है। एंड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इनिशियली इस बुक में रिकॉर्ड होती हैं, इसी वजह से इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। एंड वंस वी पास जर्नल एंट्री, वी हैव टू ट्रांसफर जर्नल्स इनटू द लेजर अकाउंट। इज इट क्लियर। सो अकाउंटिंग के लिए हमारे पास कितने अप्रोचेज हैं। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लाएंगे, तो अकाउंटिंग के कितने अप्रोचेज हैं, दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। एक है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो हम देखते हैं
ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम। तो मेरे साथ साथ स्क्रीन पर देखिएगा बच्चे, ट्रेडिशनल अप्रोच, और साथ के साथ आप नोट भी करते रहना या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम 3 तरह की चीज़ें हैं, 3 तरह के अकाउंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। बिजनेस ने कोई भी एसेट खरीदी, लेट्स सपोज एसेट में फर्नीचर खरीदा, राइट, बिल्डिंग खरीदी, कैश पड़ा हुआ है बैंक कंपनी के पास, कोई भी चीज़, यानी कि रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स अकाउंट, ये एसेट से रिलेटेड है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, राइट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो रियल अकाउंट हमारा किससे रिलेटेड होता है? एसेट से रिलेटेड होता है। फर्नीचर लिया, बिल्डिंग लिया, कैश लिया, ये सब चीज़ें रियल से रिलेटेड होती हैं। पर्सनल अकाउंट यानी कि जो पर्सन से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। देन पर्सन को हम 3 तरीके से कैटेगराइज्ड करते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। तो नेचुरल पर्सन तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, आभा अकाउंट, रमा अकाउंट, नेहा अकाउंट, इस तरीके से होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट हो सकता है, किसी कंपनी का अकाउंट हो सकता है, किसी क्लब का अकाउंट हो सकता है। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स जो होते हैं पर्सनल, वो प्रीपेड रेंट अकाउंट, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट, इस तरीके से हो सकते हैं, राइट। और अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट हमारा सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तो ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच होते हैं। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि ये अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन है, अकाउंट्स को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर हमारा होता है रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इम्पर्सनल में 2 आते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल एसेट से रिलेटेड होता है, नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है। और पर्सनल अकाउंट में 3 चीज़ें होती हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। तो इसके कुछ रूल हैं कि जब हम एसेट लाएंगे या एसेट जाएगी या पर्सन रिसीवर होगा, गिवर होगा, या लॉस या एक्सपेंसेस होंगे, इनकम या प्रॉफिट होगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं आगे फर्दर। चलिए आगे देखिए, जो रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट में क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है, जब भी एसेट आएगी तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है बच्चे। क्योंकि मैंने बोला रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट हमारा एसेट से रिलेटेड है। तो यानी कि जब भी कभी एसेट आएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में इन होगी, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको डेबिट करेंगे। और जब एसेट गोज आउट, यानी कि जब एसेट बाहर जाएगी, तो हम क्या करेंगे? तो अब हम उसको क्रेडिट करेंगे। जर्नल करने से पहले हमें ये रूल्स पता होने चाहिए। जब हमें रूल्स पता होंगे, हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तब उसके बाद जर्नल एंट्री करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? और चाहे मॉडर्न अप्रोच हो या ट्रेडिशनल अप्रोच हो, एंट्रीज दोनों में सेम होती हैं। एंट्रीज जो होती हैं वो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस से करिए, एंट्रीज सबकी सेम होती हैं और आपको दोनों पता होने चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच डिटेल में बता रही हूँ एंड देन उससे जर्नल कराऊंगी। आफ्टर दैट मैं मॉडर्न अप्रोच आपको बताऊंगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको मॉडर्न अप्रोच से भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो रियल अकाउंट हमें क्लियर हो गया। रियल अकाउंट हमारा एसेट से रिलेटेड होता है। जब जब एसेट्स हमारी कंपनी में आएंगे, हमारी काउंटिंग होगी, तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब एसेट्स जाएंगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। व्हाट गोज आउट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट हमारा पर्सन से रिलेटेड होता है,
ठीक है, तो हम कब डेबिट करेंगे? डेबिट द रिसीवर, जब कोई व्यक्ति रिसीव कर रहा होगा, राइट। जब कोई व्यक्ति रिसीव कर रहा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? हम उसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट कब करेंगे? क्रेडिट द गिवर, जब कोई व्यक्ति दे रहा होगा। बात समझ में आ रही है? जब कोई व्यक्ति दे रहा होगा, गिवर होगा, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड होता है ये पर्सनल अकाउंट। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। अब हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब विच इज़ टोटली रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम कब डेबिट करेंगे उसको? व्हेन ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर देयर। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। आप किसको डेबिट करोगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। डेबिट द लॉसेज एंड क्रेडिट लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट ऑल इनकम, all income and gain, right? So this is the rule. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Credit personal account, debit the receiver, credit the giver. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. Is it clear? चलिए, अब मैं आपको फर्दर आपको रूल डेबिट क्रेडिट का मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी बता देती हूँ। हम ध्यान रखेंगे एसेट एंड एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंसेस एक तरफ, कैपिटल, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, राइट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड लाइबिलिटी अकाउंट, ये एक तरफ। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट में क्या होता है? एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, राइट, उसका बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? यहाँ पर 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। लाइबिलिटी हम पेमेंट जो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं और एसेट्स हमारे जो होते हैं और एक्सपेंस हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं। अब जिन जिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, यदि वो बढ़ेंगे तो आप उन्हें डेबिट करेंगे और यदि वो घटेंगे तो आप उन्हें क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? यानी जिस अकाउंट का जो बैलेंस है, यदि वो इंक्रीज होगा तो वही उसको करना भी है। जैसे कि एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो एसेट बढ़ेगा तो आप डेबिट करोगे, एसेट घटेगा तो आप क्रेडिट करोगे। एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप डेबिट करोगे, एक्सपेंस घटेगा तो आप क्रेडिट करोगे। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एक बार वंस। सॉरी फॉर अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इज इट क्लियर? उसके अलावा एक्सपेंस का भी है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इसको आप छोड़ दो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप। सेम यही चीज आप यहां पर भी देखिए। कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बढ़ेगा तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे, और घटेगा तो क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। यदि कैपिटल बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यदि कैपिटल कम होता है, रेवेन्यू कम होता है, लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट करेंगे। क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर दोबारा से समराइज्ड फॉर्म में बता देती हूँ। ये वाला पोर्शन आप कंफ्यूज मत होना, इसको आप छोड़ दो। मैं दोबारा से बता रही हूँ। हमारे पास मॉडर्न अप्रोच में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास होते हैं 5 तरह के अकाउंट्स, ठीक है। रियल अकाउंट, एसेट अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, राइट, एंड रेवेन्यू अकाउंट। क्लियर है? एसेट का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, राइट। अब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा और ये तीनों कम होंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। आई होप आपको अब क्लियर हो रहा होगा, राइट। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में भी समझाऊँ तो मैं एक बार टी शेप अकाउंट जो हम बनाते हैं उससे भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि अगर हम टी शेप अकाउंट बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये मेरा एसेट अकाउंट है, डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट क्रेडिट साइड होगा, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो डेबिट होगा, राइट हैंड साइड जो होगा वो क्रेडिट होगा। अब एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो यहाँ लिखेंगे, घटेगा तो यहाँ लिखेंगे। सेम ऐसा ही एक्सपेंस में भी होगा, राइट। एक्सपेंस में भी क्या होगा? एक्सपेंस में भी आपने सेम करना है, ठीक है। एक्सपेंस में क्या करेंगे? अगर डेबिट होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, घटेगा तो यहाँ क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब दूसरा देखिए, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू। अब क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, इसलिए प्लस यहाँ होगा और माइनस यहाँ होगा। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी अकाउंट में भी करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में प्लस करेंगे, घटेगा तो डेबिट साइड में माइनस करेंगे। इसी तरीके से रेवेन्यू भी होगा। रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्लस करेंगे जब वो बढ़ेगा क्रेडिट में, और डिक्रीज़ होगा तो माइनस करेंगे। आई होप आपको ये दोनों अप्रोचेस क्लियर हो गए होंगे, हमारा मॉडर्न अप्रोच भी और ट्रेडिशनल अप्रोच भी। जहाँ पर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरह के अकाउंट देखे थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल एसेट से रिलेटेड था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड पर्सनल से रिलेटेड था, पर्सन अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड था, जहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास 5 तरह के अकाउंट थे, असेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे, राइट। अब हम जर्नल का भी फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि जर्नल का भी कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, हमें उस स्पेसिफिक फॉर्मेट को समझ के देन उसके बाद हमें उसकी एंट्री करनी है। इज इट क्लियर कि हम कैसे पास करेंगे एंट्रीज को? हमारे जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके से है वो एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पर। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, राइट। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में तो आप डेट लिखेंगे, ये आपका डेट है। देन सेकंड कॉलम में आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। आफ्टर दैट उसके बाद एलएफ आता है। एलएफ इज़ लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, कि आप इस जर्नल एंट्री को किस पेज पर पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद 2 कॉलम और बनाएंगे, ये होता है आपका डेबिट कॉलम, डेबिट, एंड ये होता है आपका क्रेडिट। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनता है जर्नल का, और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। डेट के कॉलम में आप डेट लिखते हो, पर्टिकुलर्स में आपने डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग करनी होती है, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है। एंड यहाँ पे डिटेल में नरेशन देना होता है, नरेशन में आप डिस्क्राइब करते हो कि ट्रांजैक्शन किस चीज़ की आपने एंट्री पास की है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ लेजर पेज होता है, जिसमें आप रिटर्न करते हो कि ट्रांजैक्शन कहाँ पोस्ट। और फिर डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट होता है, डेबिट अमाउंट कितना लिखना है, क्रेडिट अमाउंट कितना लिखना है। बट रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को आपको फॉलो करना है, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है।
चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो, एंट्री सब में सेम होने वाली है। क्लियर हो गया। और जर्नल का मैं थोड़े से फीचर्स और एडवांटेजेस बता देती हूँ आपको। जर्नल का जो फीचर होता है, यहाँ पे हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। और आपको पता है इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो कहा ही जाता है, क्योंकि लेजर से पहले इसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये बहुत ही प्राइमरी एंट्री होती है, ठीक है। एंड दोनों ही आस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, क्योंकि हम कौन सा सिस्टम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कर रहे हैं इसलिए। और एक बार जर्नल एंट्री हमने पास कर दी तो हमें डिस्क्रिप्शन देना ही पड़ेगा, यहाँ पे नरेशन देना ही पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस चीज़ की एंट्री करी है। जनरल में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो कंप्लीट डिटेल होती है ट्रांजेक्शन्स की एक ही एंट्री में। तो जर्नल एंट्री, अब जर्नल तो हमें पता है जर्नल एंट्री क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जर्नल एंट्री एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, एंड देन जिस फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदे क्या होंगे, इससे हमारा सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे एरर कम से कम हों। जब नरेशन लिखा हुआ होगा तो ट्रांजेक्शन की एक्सप्लेनेशन होगी कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है। फिर उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगी तभी हम आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और लोकेटिंग एरर्स जो होती है, एरर कहाँ हुई है ये भी पता लग जाता है हमें, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो हम जर्नल से इजीली एरर को लोकेट कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सुटेबल नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स होने की वजह से ये सुटेबल नहीं होता है। क्योंकि जर्नल में तो हम बहुत सारी सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी, तो उस केस में क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो जाएंगी, तो इट बिकम्स कन्वीनियंट टू मेंटेन वन जनरल। तो एक जर्नल को मेंटेन करना बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, राइट। तो ये एक बात है, इसीलिए इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम बहुत सी सब्सिडरी बुक को भी बनाते हैं, सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सब्सिडरी, जो हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं, उनको भी थोड़ा एक बार आप ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल का, जो कि मैंने आपको अभी सिखाया। अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करा के देखती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ में ज़रूर आएंगी। चलिए, हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज कर रहे हैं। ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन कराऊंगी। आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी और उनकी किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी वो मैं आपको कराऊँगी। क्लियर हो गया। ओके, चलिए तो हम देखते हैं, हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज कर रहे हैं, देखते हैं क्या उसका नेचर ऑफ अकाउंट होगा, कब उसको डेबिट करेंगे, कब उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन वही ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा, ए स्टार्टेड बिजनेस। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए स्टार्टेड बिजनेस, ओके, बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। कितना कैपिटल लगा रहे हैं वो, ए स्टार्टेड बिजनेस, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया एंड कितना कैपिटल लगाया, लेट्स सपोज 1 लाख लगाया इन कैश। कैश में ए ने 1 लाख का बिजनेस में पैसा लगाया। तो अब ये तो हमारी ट्रांजेक्शन हो गई कि ए स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से दो अकाउंट हैं जो शामिल हुए हैं, अगर आप देखो इसमें दो अकाउंट शामिल हुए हैं। एक तो कैश, पे बिजनेस में कैश लग रहा है, एंड कैपिटल, क्योंकि जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं उसको। तो दो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, राइट। कौन कौन से, एक कैश और एक कैपिटल। अब ये कैश क्या है, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट है रियल, क्योंकि कैश क्या है, हमारी एसेट है। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो है पर्सनल, राइट। अब हम यहाँ पर रूल लगाएंगे रियल और पर्सनल का। अब रियल क्या होता है, जो एसेट से रिलेटेड होता है, जब हमारी एसेट आती है तो हम उसको इन करते हैं। कैश हमारे में आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, डेबिट। तो कैश आ रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। अगर पर्सनल अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पर ए कौन है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हमने ए की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया।
तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, कैश को डेबिट करना है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट करोगे, कैपिटल को, एक ही कैपिटल को, तो ये टू लगाएंगे यहाँ पे क्रेडिट में, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपको बताया और किस तरीके से उसको फर्दर करना है वो भी मैंने आपको साथ के साथ बताया, राइट। अभी मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में या इसको नरेशन वगैरह नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो डेबिट में हम कितना लिखेंगे, 1,00,000, और क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे, 1,00,000। इस तरीके से होगा। और प्रॉपर अगर फॉर्मेट में करोगे तो यहाँ पे आप डेट लिखोगे, यहाँ पर आप एंट्री लिखोगे, यहाँ पे आप LF लिखोगे, यहाँ पे आप डेबिट लिखोगे एंड यहाँ पे आप क्रेडिट लिखोगे। लेट्स सपोज कि अगर 1 जनवरी की एंट्री है तो वो आपने यहाँ लिखी, ट्रांजैक्शन आपकी ये है तो आप यहाँ लिखोगे, नरेशन में लिखोगे कि ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये ट्रांजैक्शन यहाँ आ जाएगी। एंड यहाँ पर आप 1,00,000 लिखेंगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी 1,00,000 लिखेंगे। इस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली अभी इस पर फोकस करना है हमने, ठीक है ना, कि बिजनेस अगर ए ने स्टार्ट किया, उसने कैपिटल लगाई 1,00,000, तो हमारी कौन कौन से 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए। हमारे जो 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए वो कैश और कैपिटल हुए। कैश हमारा रियल से रिलेटेड है तो वो हमारा डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट वाला रूल लग गया। वो कैपिटल है, कैपिटल पर्सनल से रिलेटेड है, पर्सनल में वो गिवर है तो गिवर वाला क्रेडिट वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। इस तरीके से करेंगे, राइट। अभी सिर्फ समझना है, कुछ नोट नहीं करना आपने। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ आपके साथ, चलिए एक और लेते हैं हम। सेकंड, ओपन अ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट ओपन किया, राइट, बाय अगेन 1,00,000, बाय डिपॉजिटिंग 1,00,000 एज अ कैश। हमने बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपये डिपॉजिट किए और एक बैंक अकाउंट को ओपन किया, क्लियर है। अब कौन कौन से अकाउंट इसमें शामिल हुए, भाई जब बैंक अकाउंट हमने ओपन किया तो बैंक तो शामिल हुआ ही, और क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट किया है तो कैश भी शामिल हुआ। तो 2 चीज़ें शामिल हुई, कैश और बैंक, ठीक है। अब बैंक क्या है, बैंक हमारा पर्सनल है, और कैश क्या है, कैश हमारा रियल है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो पर्सन से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट क्या होता है, जो एसेट से रिलेटेड होता है, राइट। अब बैंक अगर पर्सनल से रिलेटेड है तो बैंक रिसीव कर रहा है ना व्यक्ति से पैसा, तो बैंक क्या है, रिसीवर है, तो यानी कि बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, कौन सा रूल लग रहा है, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, क्लियर है। अब कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट हमारा एसेट से रिलेटेड होता है, लेकिन कैश तो जा रहा है ना हमारे पास से, तो कैश जब जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या जर्नल बन गया हमारा, हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको कॉन्ट्रा एंट्री भी बोला जाता है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है, राइट। बस अभी इतना जान लीजिए कि जहाँ पे कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कॉन्ट्रा एंट्री आती है, चाहे बैंक डेबिट हो रहा हो या कैश डेबिट हो रहा हो या कैश क्रेडिट हो रहा हो या बैंक क्रेडिट हो रहा हो, वॉट एवर, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा रिसीव्ड लोन, ठीक है। अगेन 1,00,000 का, हमने 1,00,000 का लोन रिसीव्ड किया, ठीक है, फ्रॉम सुमित बाय चेक, ओके।
चेक के थ्रू सुमित से हमने लोन रिसीव किया। अब इसमें आपको बताना है कौन सी दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो बैंक ही हो रहा है क्योंकि चेक वर्ड आ गया, जहाँ पे चेक वर्ड आ गया यानी कि बैंक के थ्रू डीलिंग हुई है तो बैंक तो आएगा ही आएगा। एंड दूसरा लोन अकाउंट, लोन टेकन फ्रॉम सुमित, लोन फ्रॉम सुमित, है ना, लोन फ्रॉम सुमित और बैंक, ये चीज़ें अफेक्ट हुई हमारी। अब अगर आप देखो बैंक भी पर्सनल है और लोन जो सुमित से लिया है वो भी पर्सनल है। और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सन से जो रिलेटेड होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे रिसीवर कौन है, बैंक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर वाला रूल लगेगा, है ना, डेबिट द रिसीवर। और गिवर कौन है, लोन फ्रॉम सुमित, गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो बताएं एंट्री क्या बनेगी, एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम सुमित अकाउंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होते जा रहे होंगे जिस तरीके से मैं आपको ट्रांजैक्शंस बता रही हूँ, राइट। पहले आपको देखना होता है उस ट्रांजैक्शन में कि किस तरह का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। और जब आपको पता लग जाए कि ये अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके बाद आप नेचर ऑफ अकाउंट देखते हैं। एंड नेचर ऑफ अकाउंट जैसे ही हमें पता लगता है तो हम इजीली देख लेते हैं कि वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, कौन सा रूल लग रहा है। एंड रूल लगाते ही हमें पता लग जाता है कि कौन डेबिट हो रहा है और कौन क्रेडिट हो रहा है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, ओके। परचेज फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज किया, राइट। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000, आपने 20,000 से फर्नीचर को परचेज किया इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब यहाँ पर कौन सी दो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, एक तो फर्नीचर एसेट आ रहा है और दूसरा आपके पास से कैश जा रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता दूँ कि अगर कैश भी लिखा हुआ है और पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है तो आप प्रायोरिटी कैश को देंगे। इसका मतलब आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं किया है। अगर कैश वर्ड ना लिखा होता और लिखा होता कि परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, तो इसका मतलब यहाँ पर कैश इफेक्ट नहीं होता, ये कैश ट्रांजैक्शन होती ही नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती। लेकिन यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप प्रायोरिटी देंगे कैश को। तो आपने फर्नीचर खरीदा 20,000 का कैश में राज फर्नीचर हाउस से, तो दो चीज़ें अफेक्ट हुई, एक आपका अफेक्ट हुआ फर्नीचर, ये अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, एंड दूसरा कैश। अब फर्नीचर हमारा किससे रिलेटेड है, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है, राइट। एंड कैश भी हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है। लेकिन आप देखो एक में एसेट आ रही है और एक में एसेट जा रही है। जब एसेट आती है तो डेबिट करते हैं, एसेट जाती है तो क्रेडिट करते हैं, यही होता है रियल रूल जो होता है, रियल अकाउंट का रूल जो होता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में 2 लगाते हैं, टू कैश अकाउंट 20,000 डेबिट में एंड 20,000 क्रेडिट में। क्लियर हो गया? आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ कि कैश ट्रांजैक्शन की तो एंट्री इस तरीके से होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कैसे होगी वो भी एक बार देखिए नेक्स्ट पॉइंट में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें भी हमने अगेन फर्नीचर ही परचेज किया, परचेज्ड फर्नीचर, राइट, परचेज्ड फर्नीचर
फ्रॉम दिल्ली सेफ, फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। 40,000 से हमने फर्नीचर को परचेज़ किया। अब आप देखो यहाँ पे फर्नीचर तो अफेक्ट हो ही रहा है क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा, लेकिन कहीं पर भी कैश नहीं लिखा, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो दो अकाउंट इसमें शामिल होंगे, एक तो हमारा कैश होगा ही, सॉरी फर्नीचर, आई एम रियली सॉरी, फर्नीचर, क्योंकि कैश में नहीं लिया हमने, क्रेडिट में लिया है। तो एक तो फर्नीचर अकाउंट तो हमारा होगा ही होगा इसमें इन्वॉल्व, और फर्नीचर के साथ जो हमारी पार्टी है जिसका नाम है दिल्ली सेफ, ये अफेक्ट होगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्नीचर अफेक्ट हो रहा है और दिल्ली सेफ। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारा एसेट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट हो गया, राइट, एंड दिल्ली सेफ पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर रियल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होता है, हमें पता है क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और हम क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे दिल्ली सेफ, क्योंकि वो गिवर है, टू दिल्ली सेफ अकाउंट। कितने अमाउंट से होगा? 40,000, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा एक और पॉइंट है जहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। ओके, परचेज्ड गुड्स। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में गुड्स खरीदे, लेट्स सपोज 10,000 के। अब इसमें कौन कौन से दो अकाउंट शामिल हो रहे हैं? एक तो परचेज आप कर रहे हो, यानी कि, और दूसरा कैश। अब परचेज में भी क्या है? गुड्स हैं। कुछ फर्दर तो बताया नहीं, स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि परचेज आपने किया क्या है, बस ये क्या कहा गया है कि गुड्स आपने परचेज किए हैं। तो परचेज अकाउंट को हम यूज़ करेंगे जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, राइट, बिकॉज हम उसको रीसेल कर रहे हैं, ना कि हम उस एसेट को परचेज कर रहे हैं, नॉट फॉर परचेज ऑफ एसेट। किसी एसेट को परचेज नहीं कर रहे हैं हम उस गुड्स को परचेज कर रहे हैं रीसेल के लिए, तो इसीलिए हम परचेज अकाउंट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि गुड्स भी क्या हैं। अगर गुड्स को स्पेसिफाई किया होता तो हम यहाँ पे गुड्स का नाम लिखते, लेकिन हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस उसको रीसेल करने का है। हमने उसको परचेज नहीं किया एज एन एसेट, राइट, हमने कोई एसेट नहीं लिया है कि हम यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करके उसका नाम लिखेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे गुड्स में परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। और कैश, भाई कैश परचेज है, सेलर नेम तो रेलिवेंट होगा नहीं, इसलिए इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। ये एक तरह की आगे फर्दर, जैसे कैश सेल होता है, कैश सेल में परचेज नेम रेलिवेंट नहीं होता, ऐसी कैश परचेज है तो कैश परचेज में सेलर्स नेम रेलिवेंट नहीं होगा, तो इसीलिए हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। तो हमारी दो चीज़ें अफेक्ट होंगी, वो होंगी परचेज और कैश, ठीक है। अब परचेज क्या है? आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, गुड्स आ रहा है, तो परचेज तो आपका एक एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस है तो वो किससे रिलेटेड लिया जाएगा? वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप परचेज वर्ड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो रीसेल के लिए कर रहे हो, यहाँ कोई एसेट नहीं आ रही है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि हम वहाँ पर कोई एसेट को परचेज नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट परचेजिंग, नॉट फॉर परचेज ऑफ एसेट, वी आर परचेजिंग फॉर गुड्स फॉर रीसेल। So for this we have to use the purchase word. Here any stock is not specified कि which type of goods. नो डाउट हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, लेकिन जो परचेज है वो एक एक्सपेंस है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और क्योंकि कैश है, कैश जा रहा है, तो रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच? 10,000, 10,000। ओके ना, अब ये जो था ये तो हमारा कैश परचेज था। अगर मैं इसको क्रेडिट परचेज में फर्दर करूँ तो क्या होगा? लेट्स सपोज क्रेडिट परचेज में हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा, परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा। आपने नेहा से गुड को परचेज किया, ठीक है, लेट्स सपोज ऑफ ₹20,000,
आपने 20,000 के नेहा से गुड्स परचेज़ किए, तो डेफिनेटली ये कैश परचेज़ तो नहीं है, ये क्रेडिट परचेज़ है। ठीक है, कौन कौन से दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए? एक तो इन्वॉल्व हुआ परचेज़, ये मैंने आपको बताया परचेज़ हम क्यों लेते हैं, आपको ये चीज़ दोबारा आई होप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा नेहा अकाउंट, नेहा अकाउंट जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ, राइट। तो अब परचेज़ जो है वो नॉमिनल है, क्योंकि परचेज़ क्या मानते हैं हम, एक्सपेंस, तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब क्योंकि एक्सपेंस है तो परचेज़ को डेबिट करेंगे, और यहाँ पर नेहा जो है वो गिवर है, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो नेहा को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट, और कितने अमाउंट से हो जाएगा ये, 20,000 एंड फर्दर 20,000। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट, राइट। नाउ फर्दर वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 8th पॉइंट। अब मैं इसी में परचेज में आपको सेल भी बता देती हूँ। नाउ सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स को बेचा, 25,000 जो है वो आपने इतने में बेचा है। अब जब आपने गुड्स को सोल्ड किया करीम में, तो अगेन दो चीज़ें यूज हो रही हैं। एक तो आपका अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कैश, कैश क्यों इन्वॉल्व हुआ ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंड दूसरा आपका सेल इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, अब कैश क्या है, कैश हमारा रियल है। सेल क्या है, सेल हमारा जैसे एक्सपेंस परचेज होता है, तो सेल किससे रिलेटेड है, वो भी नॉमिनल से रिलेटेड है, सेल्स एक इनकम है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे हमने परचेजेस टू कैश किया था ना, ये उसी के तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और कितना जाएगा, 25,000, 25,000। आप परचेज कर रहे हो, परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल से रिलेटेड है, तो उसको डेबिट करेंगे। आप सेल कर रहे हो तो आपको इनकम आ रही है, या आपके इनकम से रिलेटेड है, लेकिन है ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना, कैश हमारा एसेट होता है, आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। ये जो पॉइंट है ये हमारी कैश सेल है। कौन सी सेल है, कैश सेल। अगर इसी को मैं क्रेडिट सेल में करूँ तो क्या होगा, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। हमने पर कैश परचेज भी देख लिया, क्रेडिट परचेज भी देख लिया, तो हमने कैश सेल देख लिया, तो हम क्रेडिट सेल भी देख लेते हैं। क्रेडिट सेल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, राइट। सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू शाम, हमने शाम को गुड्स बेचे हैं क्रेडिट में। सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट, लेट्स सपोज 20,000। हमने शाम को गुड्स बेचे 20,000 के। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हो रही हैं, अगेन दो चीज़ें जो शामिल हो रही हैं, एक तो आपका शाम हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, शाम हो रहा है। शाम किससे रिलेटेड है, शाम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, ओके, पर्सनल। और दूसरा क्योंकि क्रेडिट में हो रहा है तो सेल्स है, हमने सेल किया है। सेल मैंने अभी आपको बताया किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल से रिलेटेड होता है। यहाँ पर इनकम हो रही है सेल की तो क्रेडिट करेंगे। शाम पर्सनल है ना, शाम पर्सनल है, यहाँ पे रिसीवर है तो रिसीवर को डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से, 20,000, 20,000, राइट। शाम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 20,000, 20,000। आई होप आपको क्रेडिट सेल भी क्लियर हो गया होगा, ओके। एक और पॉइंट देखते हैं हम, 10th पॉइंट। लेट्स सपोज कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम, अब हमें शाम से पैसे जो हैं वो रिसीव्ड हो गए। लेट्स सपोज 5,000 रुपीज़ जो है वो हमें रिसीव्ड हो गए। अब यहाँ पर दो चीज़ें अफेक्ट हुई, एक तो कैश, और कैश क्या है, रियल। दूसरा शाम, शाम क्या है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। कैश हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है, राइट। तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश आ रहा है, शाम गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, कितने से, 5,000, 5,000, ओके।
आई होप मैंने आपको जो अकाउंट समझाने की कोशिश की कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कुछ इन 10 एग्जांपल्स को लेकर के ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करवाया, नेचर ऑफ अकाउंट कैसे अफेक्ट हुआ, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, राइट। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बच्चों को फॉरवर्ड करें ताकि इनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और समझने में आसानी हो, राइट। मेरे आगे आने वाला जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस कराऊंगी आपकी बुक के, और किस तरीके से जर्नल एंट्री को पास करते हैं वो आपको सिखाऊंगी। तो आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।